लोग बाईपास करते ही हैं टू सेव टैक्स, मेनी ऑफ देम डू। मैंने इसमें सुना है कि जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं ना वो भी फेक बन जाते हैं, तो ये बनते हैं क्या? से बीजेपी 2014 से आई है, उसके बाद से उन्होंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है कि आप हर चीज़ आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो नाम सुना है मैंने, बेनामी संपत्ति, ये क्या होता है? आप बेनामी संपत्ति वो होती है जिसमें कोई पर्टिकुलर ओनर एग्जिस्ट नहीं करता। जितनी भी प्रॉपर्टी आप बेचेंगे, जैसे बहुत से लोगों ने अपनी जिसके आज की डेट में जिनके ऊपर नेशनल हाईवेज और ये सब बने हुए हैं, जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर गवर्न होती हैं। जमीन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं और जो गवर्नमेंट के नक्शे होते हैं, इनको वेरीफाई करने का एक सबसे आसान तरीका क्या होता है? काफ़ी तरीके हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल लैब, जहां हम रियल लाइफ लीगल चैलेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं एंड एक्सपर्ट लीगल माइंड्स के साथ उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट दिनेश कुमार और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट तोषित शर्मा जी। सो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू दिनेश जी। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर हमारे व्यूअर्स को। So I am a lawyer practicing in Delhi High Court and Supreme Court, and my area of specialization is criminal, banking, and real estate. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी लॉ के बारे में। सो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के बहुत सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ चैलेंजेस होते हैं, रियल लाइफ केसेस होते हैं, उनको हम कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी की टाइटल या ओनरशिप क्लेम कर रहा है तो हम उसकी जेन्युइनिटी को कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो जेन्युइन ओनर है? पहली बात तो, अगर कोई प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड है तो उसमें आप जो है ना, सबसे पहले उसको वेरीफाई करवा लीजिए। अब वेरीफाई करवाने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। अब क्या होता है कि सेल डीड प्रॉपर रजिस्टर्ड होती है। बहुत से लोग इस चीज़ को बाईपास करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए, ठीक है, मोस्टली टैक्स बचाने के लिए। और इसको म्यूटेशन, वो क्या शो करते हैं, म्यूटेशन शो करते हैं, ठीक है। व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी तो आप उसे चेक करवा लो कि वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। अगर प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड है तो मेक श्योर कि आप जो है ना उसको प्रॉपरली वेरीफाई करवा के उसका सेल डीड चेक करवा लो, ठीक है। सेल डीड अपने नाम पे लेनी है। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू या इन सब चीज़ों के थ्रू प्रॉपर्टी अपने नाम पे कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दे टेक द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, बट इन दिस केस बेसिकली दिस इज टू सेव टैक्स एंड सेल डीड और मैंडेटरी, जो जितने भी ये मैंडेटरी सिस्टम क्या है, एग्जिस्टिंग जो मैंडेटरी सिस्टम है कि आप सेल डीड कराओ, ठीक है, सेल डीड अपने नाम पे करवाओ, उसके बाद उसे मतलब टैक्स पे करो उस पे। और आइडियल प्रोसेस यही है, और टू गेट योर नेम रजिस्टर्ड इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। सो बेसिकली अगर हमें लाइक कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है या नहीं, ऑफिशियली। एंड उसके बाद जो एक लीगल प्रोसेस है, जो जेन्युइन प्रोसेस है प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने का, उसी को हमें फॉलो करना चाहिए, ना कि यार टैक्स बचाने के चक्कर में हमने कोई बाईपास तरीका अपना लिया हो। राइट। तो लोग बाईपास करते ही हैं टू सेव टैक्स, मेनी ऑफ देम डू, ठीक है, कि इतना पैसा ब्लैक में ले लिया, इतना वाइट में ले लिया, ये करते ही हैं। दिस इज जनरल इंडियन मेंटालिटी टू सेव टैक्स। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी इज वर्थ 1.5 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ उन्होंने मतलब अपने उसमें ले लिया कि आप इतना हमें ब्लैक में कर दीजिए और 50 लाख आप उसमें कर दीजिए, सो दैट इतना हम टैक्स दे देंगे। जैसे यूपी का टैक्सेशन अमाउंट इज 12.5%, ठीक है। तो उसके बेसिस पे लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते ही हैं। और टैक्स बचाने के चक्कर में सबसे बड़ी जो ग्लिच लोग कमिट करते हैं वो ये है कि वो सेल डीड रजिस्टर नहीं करवाते, वो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू इस चीज़ को अपने मतलब पोजेशन ले लेते हैं बेसिकली। अच्छा, मैंने इसमें सुना है कि जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं ना वो भी फेक बन जाते हैं, तो ये बनते हैं क्या? प्रॉपर्टी के पेपर्स फॉर्ज किए जाते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी को अपने, आजकल जैसे क्या होता है, जब से बीजेपी 2014 से आई है, उसके बाद से उन्होंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है कि आप हर चीज़ आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन गेट द सेफेस्ट वे टू सेव योर प्रॉपर्टी इज बाय गेटिंग इट कनेक्टेड, रजिस्टर्ड विद योर आधार कार्ड, ठीक है। मतलब आप उसे अगर आप कनेक्ट कर लोगे अपने आधार कार्ड से तो मतलब आपके आधार कार्ड पे फिर शो करेगा कि आपकी इतनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। सो लाइक एक बहुत अच्छा तरीका जो अभी मतलब गवर्नमेंट ने लाया कि अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको अपने आधार कार्ड से लिंक कर लो एंड देन यू कैन मतलब आधार कार्ड इज लिंक टू पैन कार्ड।
ओके। ओके, हम्म, यू नो, आधार कार्ड इज लिंक टू पैन कार्ड, एंड आप जो है ना मतलब कुछ भी करेंगे, चाहे आपको टैक्स जितना भी सेव करना है या जो भी करना है, या टैक्स जो आप गवर्नमेंट को पे करोगे, ठीक है, दैट इज थ्रू दीज स्टेप्स। अच्छा, व्हाट पीपल एक्चुअली डू इज म्यूटेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। म्यूटेशन में क्या होता है कि दे शो यू, म्यूटेशन बेसिकली वो लाइबिलिटी होती है कि टैक्स किसको पे करना है, ओके। ठीक है। तो म्यूटेशन में ये चीज होती है कि बहुत से लोग म्यूटेशन के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि म्यूटेशन हमारे नाम पे है। म्यूटेशन इज नेवर द ओनरशिप। वो सिर्फ आप उस चीज को मतलब चेक करवाने के लिए आप इसे रजिस्ट्रार ऑफिस से, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से, लैंड रिकॉर्ड, लोकल लैंड रेवेन्यू ऑफिस से, जो लोकल लैंड अथॉरिटी होती है बेसिकली, आप उधर से वेरीफाई करवा सकते हैं। और आजकल जैसे चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं, तो आप इसको जो है ना ई भूमि और भूमि लेख ओके करके 2 वेबसाइट्स हैं, इससे आप प्रॉपर्ली उसको चेक करवा सकते, सेल्फ भी चेक कर सकते हैं, अपने लॉयर से भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। पहले तो यही होता था कि आप अपने एडवोकेट से उसे वेरीफाई करवाते थे, है ना, या रजिस्ट्रार ऑफिस खुद जाते थे, उसे वेरीफाई करवाते थे कि ये डॉक्यूमेंट, अगर हम कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे मतलब अगर आप इतना स्पेंड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, तो यू विल डेफिनेटली वांट टू वेरीफाई, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल 50 लाख की कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर करते हो कि भाई एक जेन्युइनिटी आ जाए, सो दैट टुमारो यू डोंट हैव टू गो थ्रू द लीगल लाइबिलिटी, ठीक है। तो लीगल लाइबिलिटी से बचने के लिए लोग वेरीफाई करवाते हैं फ्रॉम लॉयर्स, या पर्टिकुलरली खुद जाके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में या लोकल लैंड अथॉरिटी ऑफिसेज में, जो भी उनका एरिया का लोकल लैंड अथॉरिटी ऑफिस है वहां से। और अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं उस चीज को। बेसिकली अगर जो फर्जरी डॉक्यूमेंट्स, तो अगर तुम आपको वेरीफाई करना है, उनसे बचना है इन सारी चीज़ों से, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपनी लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं, लैंड अथॉरिटीज़, वहाँ पे जाके क्रॉस वेरीफाई करें, रजिस्ट्रीज में जाके क्रॉस वेरीफाई कराएं, है ना। सो अगर आप खुद भी अपने आप डिजिटली वेरीफाई कर सकते हैं ई भूमि या भूमि लेख वेबसाइट से जाके। कई बार ऐसा भी होता है कि लाइक किसी पर्सन ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी वो लिख दी, है ना, आपके नाम पे हो गई, एंड बाद में जाके वो कोर्ट में केस जाता है कि लाइक हमने नहीं लिखाई थी या हमसे ज़बरदस्ती लिखवाई गई है, उस टाइप से। तो उस केसेस में क्या होता है, आप बताएंगे थोड़ा सा? उस केसेस में या तो पार्टीज को, जो भी एक पर्टिकुलर पार्टी है जो कह रही है कि भाई हमने ये चीज़ नहीं की थी, या हमसे किसी मतलब किसी फॉल्स प्रॉमिस या किसी और रीजन की वजह से ये चीज़ मतलब हमसे साइन करवा ली गई, ठीक है। तो उस केस में आप मतलब कोर्ट में ये चीज फाइल कर सकते हैं, या तो पहले तो म्यूचुअल उस पे ही आप इसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर म्यूचुअल डिसीजन अगर उनकी सहमति का होता है, जिसको प्रॉब्लम है उस चीज से कि भाई आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 भाई हैं, ठीक है, अब उनमें से एक भाई नहीं चाहते कि ये प्रॉपर्टी सेल ऑफ हो, और 2 चाहते हैं कि ये सेल ऑफ हो जाए, ठीक है। अब उन्होंने मतलब गलत तरीके से या किसी भी तरीके से वो उनसे साइन ले लिया और उनकी रजामंदी नहीं है इस चीज में, तो इन दैट केस आप एक तो मीडिएशन कर सकते हो, म्यूचुअल टर्म्स पे पहले खुद भी बात कर सकते हो। मीडिएशन अगर आपको नहीं जाना है तो आप म्यूचुअल टर्म्स पे पहले बात कर सकते हो कि भाई या तो इतना एरिया हमारे नाम पे रहेगा, आप बाकी प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर दो, ओके, ठीक है। या तो फिर ये हो सकता है कि आप जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का प्राइस, जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का प्राइस है, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो और जो उनका शेयर आएगा वो उनको मिल जाएगा। अगर वो उस चीज से सहमत है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इस चीज को कोर्ट में फाइल कर सकते हो कि इन्होंने गलत तरीके से मतलब हमसे साइन करवा लिया है या जो भी है, और एंड आई एम नॉट रेडी टू सेल द प्रॉपर्टी। उस केसेस में सबसे पहला स्टेप वही है कि आप मीडिएशन करो, बैठ के म्यूचुअली जो डिसाइड हो सकता है, बेटर ऑप्शंस जो निकल सकता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस है, हाँ, ठीक है, तो आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, ठीक है, राइट। सो उनको आप ट्राई करो, और वहाँ पे अगर सॉल्यूशन निकलता है तो वो एक बेटर वे है सारी चीज़ों को सॉर्ट करने का। जो पैतृक संपत्ति होती है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी होती है जो बुजुर्ग पुरखों की होती है, तो उस पे ओनरशिप कैसे क्लेम होती है, कैसे नाम वगैरह आते हैं, ये सब?
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई बुजुर्ग आदमी थे, उनका उनके 1 या 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, ठीक है। तो वो मतलब अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि ये हमारे फादर थे, है ना, और जो विल वो लिख के गए हैं, ठीक है, अगर उस विल में जिसके भी नाम वो प्रॉपर्टी की है या उन सबके नाम पे की है, तो उसके बिहाफ पे, उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना अपनी मतलब वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मतलब अपने नाम पे करा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर, लोकल जो लैंड अथॉरिटी ऑफिस होता है। ओके, अगर वो कोई बिल नहीं करके गए तो उस केसेस में? विल नहीं करके गए तो फिर तो इक्वल मतलब उनका एसेट हो गया, जो भी 1 या 2 या 3 भाई हो गए उन सबका सबका इक्वल इक्वल। उसमें वो। अगर कोई विल नहीं है तो वो इक्वली सबको डिवाइड हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली होता है या फिर हमें मैनुअली प्रोसेस करना होता है जाके? नहीं नहीं, मैनुअली करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली तो कुछ नहीं होता। ओके। हाँ, मतलब हर चीज ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में चढ़ती है, ठीक है, बट यू हैव टू पर्सनली गो, ओके। यू हैव टू पर्सनली गो विद वट एवर द फॉर्म इज, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, आपको प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे जो प्रूव कर रहे हैं कि सो एंड सो आपके फादर थे, ओके। ठीक है, एंड उसके बेसिस पे अगर उन्होंने विल फाइल की है, ठीक है, तो वो विल लगेगी, है ना। ये आपके यूजुअली आप इन सब चीज़ों के लिए या तो एडवोकेट्स को रीच आउट करते हो या तो आप पर्टिकुलरली खुद रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हो। यूजुअली लोग एडवोकेट्स इसलिए हायर करते हैं ताकि इतना हैजल फ्री हो जाए चीज़ें, आपको इतना भाग दौड़ ना करनी पड़े। अच्छा, एक नाम सुना है मैंने, बेनामी संपत्ति। हाँ जी। तो ये क्या होता है, आप थोड़ा सा बताएंगे किस टाइप की बेनामी प्रॉपर्टीज होती हैं? संपत्ति वो होती है जिसका कोई ओनर नहीं है। हम्म, हम्म, बेनामी संपत्ति वो होती है जिसमें कोई पर्टिकुलर ओनर एग्जिस्ट नहीं करता, या ओवर द पीरियड, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी XYZ की है, ठीक है, हाँ, और वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ओके। तो उस केस में वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी हो गई और बेनामी एक्ट के अंडर वो कवर होगी। तो ओके। अगर बेनामी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफर होनी है तो बेनामी एक्ट के अंडर मतलब उससे कॉन्स्टिट्यूट होगी, ठीक है, उससे उसके अंडर कवर होगी। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस वो फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफर की जाएगी बाय द लोकल लैंड अथॉरिटी। अब सवाल ये है कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, अब बेनामी संपत्ति है, अब उसकी जो ओनरशिप है वो किसको जाएगी फिर? वो किसी इंडिविजुअल को जाएगी या गवर्नमेंट को जाएगी? देखिए, गवर्नमेंट इस चीज को सेल पे लगा सकती है अगर वो गवर्नमेंट की नॉलेज में है कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेनामी है, इसके कोई ओनर एग्जिस्ट नहीं करते हैं आज की डेट में। गवर्नमेंट बेच सकती है उसको? बिल्कुल, जैसे अथॉरिटीज होती हैं, ओके, जैसे लोकल अथॉरिटीज वो हाँ, सेल आउट कर सकती है। राइट, ठीक है, जैसे अगर वो एरिया ऑथराइज्ड है तो वो किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आएगा, ठीक है, तो वो डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज द राइट टू सेल इट, ठीक है, बट ये जो उसका सेलिंग प्रोसेस होगा वो पूरा मतलब बेनामी एक्ट के अंडर आएगा। पैतृक संपत्ति होती है, उसका जो बंटवारा होता है वो लाइक म्यूचुअली नहीं हो पा रहा है, राइट, लाइक मान लो 4 भाई हैं, राइट। अब वो नहीं हो पा रहा म्यूचुअली, तो उस केसेस में क्या होता है फिर लीगली? आप पहले तो म्यूचुअली उसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हो कि आप बैठकर म्यूचुअली बात करके अगर वो म्यूचुअल टर्म्स पे आ सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप पार्टीशन सूट फाइल करते हैं, या तो आप उसे म्यूचुअली बैठ के डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, अगर म्यूचुअल कॉन्वर्जेशन में वो चीज़ सॉर्ट हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर आप उसे पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं आप उसमें। तो पार्टीशन शूट जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लोर करेंगे कि explain करेंगे? सिविल सूट्स में आता है, ठीक है, अगर आप अगर जैसे ये उन्हीं केसेस के लिए होता है जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गए 2-3 भाइयों में या कुछ ऐसा, और किसी का है कि भाई हमें इतना पर्टिकुलर चाहिए या किसी की डिमांड ज़्यादा भी है, ठीक है, तो इन दैट केस कोर्ट्स हेल्प यू सॉर्ट दिस मैटर, ठीक है, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, ओके, बट अल्टीमेटली हो सकता है आपके फेवर में आ जाए, हो सकता है इस फेवर में आए कि म्यूचुअली आप लोग इक्वली डिवाइड कर लो उसको, मतलब अगर वो चीज़ म्यूचुअली हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर आप उसमें पार्टीशन सूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी होता है कि एक बंद भाई ज्यादा मांग रहा है हिस्सा? हाँ हाँ, होता है ना, दे एक्सपेक्ट, मतलब अब किसी की एक्सपेक्टेशन को आप वो नहीं कर सकते ना, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो और वो ना सेल करना चाहता हो, वो वहीं रहना चाहता हो, लेकिन फिर इन दैट केस ऑल्सो ही इज रेडी टू सेल इट, बट फ्यूचर में तो उसका प्राइस बढ़ेगा ना, ठीक है, तो ही वुड एक्सपेक्ट के
थोड़ा बहुत प्राइस ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, ताकि उसे कहीं डिसेंट प्रॉपर्टी मिल जाए रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए। अच्छा, अगर कोई हमारी संपत्ति है, हमारी प्रॉपर्टी है और उस पे कोई बिना हमारी परमिशन के कब्ज़ा करता है, तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले? अब 2-3 चीज़ें हैं इसमें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में रहते हैं हुँ, हुँ। और फिर कोई कब्ज़ा करने आता है, ओके, तो सेल्फ हेल्प, ओके, ठीक है, आप चाहें तो उसे आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। यू ओके, हैव द लीगल राइट, यू आर द ओनर, ओके। ओके। आप लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ को संपर्क कर सकते हैं इस चीज़ में, हुँ, हुँ। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर आप उस लैंड पे नहीं, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे रह नहीं रहे हैं, ठीक है, ओके, इन दैट केस कोई कब्जा कर लेता है, तो फॉर दैट आप सिविल सूट फाइल करते हैं। आइडियली सीपीसी के अंडर प्रोसीडिंग्स चलेंगी फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। अच्छा, इसका जब कोई फ़ाइल करेगा ये सिविल सूट, है ना? तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? आप एक बार प्रोसेस बताएँगे? उसमें प्रॉपर पहले तो पिटिशन फाइल होगी, ओके, ठीक है। आप चाहें तो मीडिएशन के लिए भी जा सकते हैं इस चीज़ में, ओके, जस्ट इन केस पार्टीज म्यूचुअली रेडी हो जाती हैं, ओके। ठीक है। पहला प्रोसेस तो मीडिएशन ही लोग ट्राई करते हैं क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हुँ, हुँ। थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ जाता है, कोर्ट की तरह इतना सालों साल नहीं निकलते उसमें, ठीक है। इफ़ इन दैट केस अगर वो लोग वहाँ पे एग्री नहीं हो रहे हैं, तो उस मीडिएशन के ऑर्डर के बेसिस पे यू कैन मूव अहेड इन द कोर्ट एंड फाइल द पिटिशन। अच्छा, आजकल ना मतलब बाउंड्रीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं कि यार आपने हमारी तरफ ज़्यादा लगा ली, है ना? 2 इंच ज़्यादा हो गई या 5 इंच ज़्यादा हो गई। राइट। तो उस केसेस में मतलब क्या करना चाहिए इंसान को? देखिए, उसमें इंजंक्शन सूट फाइल होगा। बेसिकली उसमें इंजंक्शन सूट फाइल होगा और आप मतलब आप उसमें इंजंक्शन सूट फाइल होगा और आप सामने वाले को रिस्ट्रेन कर सकते हैं हुँ, हुँ, हुँ। टू डू एनी इलीगल एक्ट, ओके, ठीक है। मतलब इंजंक्शन सूट इज़ बेसिकली आप फाइल ही इसलिए करते हो कि सामने वाला अगर कोई इलीगल एक्ट कर रहा है, उसे रिस्ट्रेन, उसे रोकने के लिए, ओके। राइट। तो उसमें क्या है कि हम एक लाइक इंजेक्शन सूट फाइल करते हैं, तो वो चीज़ें जो रोकने के लिए, एक स्टे लेने के लिए कि जो राइट, एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाएँ। राइट। अच्छा, और एक्टिविटीज़ रुकने के बाद फिर क्या स्टेप होना चाहिए? क्योंकि मान लो हमने फाइल किया, वो एक्टिविटीज़ रुक गई, अब आगे क्या होगा उसमें? वो नहीं कर पाएँगे ऐसी कोई चीज़। बट उनके उनके पास प्रॉपर कोर्ट का ऑर्डर आएगा, ओके, ठीक है, कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ओके। इनफैक्ट उन्हें कोर्ट में भी बुलाया जाएगा, हुँ, हुँ। ओके, एंड दे विल बी आस्क्ड नॉट टू कमिट एनी इल्लीगल एक्ट। ज़मीन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं और जो गवर्नमेंट के नक्शे होते हैं, है ना? हुँ। इनको वेरीफ़ाई करने का एक सबसे आसान तरीका क्या होता है? काफ़ी तरीके हैं, जैसे आप अपने एडवोकेट से उसे वेरीफ़ाई करवा सकते हैं। ओके, आप खुद लोकल लैंड अथॉरिटी के पास जाकर उसे वेरीफ़ाई करवा सकते हैं, रजिस्ट्रार से वेरीफ़ाई करवा सकते हैं, सब रजिस्ट्रार से वेरीफ़ाई करवा सकते हैं। और अगर आपको हैज़ल फ्री काम चाहिए, तो आप घर पे बैठे-बैठे ई-भूमि और भूलेख, जो भूमि लेख की जो गवर्नमेंट पोर्टल वेबसाइट है, आप उस पे सर्च कर सकते हैं अपनी वेबसाइट, अपने डिटेल्स प्रॉपर्ली उसमें डाल के। बहुत बार ऐसा होता है हुँ, हुँ। कि कोई प्रॉपर्टी है, उस पे लिटिगेशन का केस चल रहा है उस पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का एंड वो प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। तो ये ऑफ़ेंस है, क्रिमिनल ऑफ़ेंस है, क्या है ये? इट इज़ बेसिकली अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, चीटिंग हो गई, हुँ, फ्रॉड हो गया, हुँ, हुँ, ठीक है। अगर अगर उस पे कोई भी लिटिगेशन चल रहा है, हुँ, हुँ, तो आप उस पे आप जिसको भी सेल कर रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ओके, आपको उनको नोटिफ़ाई करना पड़ता है। ओके, आप बेच सकते हैं उसको कोर्ट की परमिशन से, ठीक है, लेकिन आप सामने वाले को बताएँगे कि इस पे लिटिगेशन चल रहा है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं बताएँगे, उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो दैट पर्सन पर्सन शुड बी हैविंग द नॉलेज दैट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज़ अंडर लिटिगेशन और अंडर डिस्प्यूट। सो उसके बेसिस पे या तो मोस्टली जैसे बिल्डर्स होते हैं, ओके। ये सब ये लिटिगेशंस ले लेते हैं। हुँ, हुँ, लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी या डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टीज ले लेते हैं एंड दे एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है, जैसे फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, हुँ, हुँ, तो उन केसेस में ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत से लोग पोज़ेशन अपना रखना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी का, हुँ, राइट। सो अगर आप उसको उस लिटिगेशन या डिस्प्यूट को छुपा कर किसी को प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो दैट कम्स अंडर फ्रॉड एंड चीटिंग। बेसिकली अगर कोई प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है और वो प्रॉपर्टी बिना बताए बेच दी जाती है, तो वो एक क्रिमिनल ऑफ़ेंस है।
एंड वो बिल्कुल एक फ्रॉड चीटिंग एक प्रकार से बोल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है ना, लाइक प्राइवेट लैंड्स एक्वायर करती है, इंडिविजुअल लैंड्स, तो उसमें जो कंपनसेशन होता है वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है? Compensation is decided on the basis of the area of the property. ओके, कि वो कहाँ पे है ना? मतलब जो भी लैंड एक्विजिशन एक्ट गवर्न करता है इस चीज़ को, ठीक है? तो जितना भी आप जितनी भी प्रॉपर्टी आप बेचेंगे, जैसे बहुत से लोगों ने अपनी, जिसके आज की डेट में जिनके ऊपर नेशनल हाईवेज और ये सब बने हुए हैं, ठीक है? तो जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंडर गवर्न होती हैं। जितना भी इसका जो भी ये प्रॉपर्टीज़ मतलब अक्वायर करेगी गवर्नमेंट, ठीक है? तो वो प्रॉपर कंपेंसेशन देती है उसके लिए, ओके। ठीक है? डिपेंडिंग कि उस एरिया की वैल्यू क्या है, ठीक है? वो एरिया कैसा है, ओके। ठीक है? और फिर बाद में बढ़ेगा वो एरिया का प्राइस, सर्कल प्राइस बढ़ता है ना, ठीक है? तो उस सर्कल प्राइस के हिसाब से वो मतलब आपको एक्स्ट्रा ही दे देते हैं, सो दैट यू डोंट हैव द रिग्रेट कि आपने ये सो एंड सो प्रॉपर्टी सेल ऑफ की। सो जो कंपनसेशन होता है वो उस एरिया के, उस सर्कल के प्राइस के हिसाब से ही, उस रेट के हिसाब से ही उस डिसाइड रेट होता के है? हिसाब से डिसाइड एग्जैक्टली नहीं होता है, उससे ज्यादा ही देती है गवर्नमेंट, ओके। ठीक है? बट इट इज अ जस्ट एंड फेयर प्राइस which government offers to the people who are owners of such lands. अगर इस केसेस में किसी को लगता है कि जो हमें कंपनसेशन मिला है वो फेयर फेयर नहीं है, अनफेयर है, तो इस केसेस में क्या कर सकता है वो पर्सन? तो उस केस में देखिए, कुछ दिन का आर्बिट्रेशन वो दिया जाता है। आर्बिट्रेशन कुछ दिन का टाइम लिमिट होता है कि आप आर्बिट्रेशन फाइल कर सकते हो, ओके। ठीक है? एंड जब तक आर्बिट्रल अवार्ड आएगा, हो सकता है आपके फेवर में आ जाए या हो सकता है ना आए, ठीक है? तो यू हैव सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, सो फॉर दिस थिंग यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। मैंने सुना है कि जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स होते हैं वो मैनिपुलेट हो जाते हैं सरकारी ऑफिसेज के अंदर, तो ऐसा होता है क्या? राइट, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसे करेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। उसके लिए एक अलग पाथ है कि आप डीसीएलआर ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ लैंड रेवेन्यू, इस ऑफिस में अपनी प्रोसीडिंग चला सकते हैं, ठीक है? कि सो एंड सो लैंड, वो पर्टिकुलर उसमें नाम आपका रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है? तो उसके बेसिस पे आप अपना नाम करेक्ट करवा सकते हैं उसमें, ठीक है? और इन दैट केस नो क्रिमिनल proceeding no criminal proceeding can be filed against the government officer until and unless you have sufficient evidence to prove that. सो बेसिकली अगर ऐसा हमें लगता है कि मैनिपुलेशन हुआ है तो हम डीसीएलआर में के ऑफिस के अंदर हम जाके प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं, बिल्कुल चला कि सकते सो हैं, एंड सो हमारे साथ ये हुआ है, राइट? बट हम कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकते किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट जब तक हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस ना हो। एविडेंसेस नहीं है। अच्छा, जो लोकल जो एक बोल सकते हो कि लोग, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बाहुबल बहुत ज़्यादा होता है लोकली, राइट, है ना? आप राइट, गुंडे बोल दो या बाहुबली बोल दो, राइट, वट है ना? राइट, उनके पास मैन पावर ज़्यादा होती है, मनी पावर राइट, ज़्यादा होती है। राइट। तो कभी-कभी केसेस में होता है कि वो ना मतलब ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करते हैं, है ना? उस केसेस में वो पर्सन क्या करे? उस पर्टिकुलर केस में आप सबसे पहले कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ओके। which will eventually move to FIR ओके। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद फिर आप उसको उस पर्टिकुलर एफआईआर के बेसिस पे, अगर आपको उस पे रेजोल्यूशन मिल गया है तो ठीक है, वरना यू कैन मूव टू द कोर्ट, तो ठीक है? उसके बाद कोर्ट में आप केस, हाँ, मतलब जो नॉर्मल इंसान के लिए आप वो करो, मतलब जो केस फाइल करोगे या जो प्रोसीडिंग करोगे या जो कंप्लेंट करोगे, एफआईआर करोगे, इन सब चीज़ों की एक स्टेज होती है, ठीक है? वही एक जो नॉर्मल इंसान के लिए करोगे, वही आप इन जो भी किसी, अगर बिल्डर ने किया है या कोई बाहुबली ने किया है, उनके लिए भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के जो केसेस होते हैं वो कोर्ट के अंदर जब चलते हैं उनकी प्रोसीडिंग्स वगैरह, तो मोटा मोटी इनमें कितना टाइम लगता है टू रीचिंग जजमेंट? सी, इसमें कोई ये तो पर्टिकुलर हर केस थोड़ा डिफरेंट होता है एक दूसरे से, ठीक ओके। है? कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ही है, ठीक है? तो दैट टोटली डिपेंड्स, ओके। क्योंकि कोर्ट्स को अपना टाइम चाहिए एनालाइज करने के लिए, वो बस हेस्ट में वर्डिक्ट नहीं दे सकते। उनको एक पर्टिकुलर उनको एक प्रोसेस से जाना पड़ता है, ठीक है? दे हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोविजंस एंड प्रोसेस, एक सिस्टम होता है, उसके बेसिस पे वो
टाइम टेकिंग होता है डेफिनेटली, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आर टाइम टेकिंग, ठीक है, उसमें 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, बहुत से केसेस हैं जो 50 साल से चल रहे हैं, ठीक है, 1967 से भी चल रहे हैं, ठीक है, सो दे आर अ लॉट टाइम टेकिंग, बट वो टोटली वर्थ इट भी है, बिकॉज कोर्ट्स को भी अपना टाइम चाहिए एनालाइज करने के लिए, क्योंकि वो मतलब किसी गलत इंसान के हाथ में ऐसी चीज़ नहीं दे सकती, ठीक है, वो उनको अपना ये टाइम चाहिए एनालाइज करने के लिए कि हु इज़ द राइट ओनर, या हुज एसेट इज इट एग्जैक्टली, ठीक है, उस चीज़ को लेने के लिए वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता ही है, ये सब एनालाइज करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ्स या ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस जो कोर्ट के सामने आते हैं, बट या क्रॉस वेरीफाई करवाने के लिए। इसको हम किसी तरीके से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिकॉज मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के केस बहुत लंबे चलते हैं, 10 साल 20 साल, है ना। राइट, तो अब इसको हम इस चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक सिस्टम है, उस Okay. सिस्टम को, वो कोर्ट एक सिस्टम के साथ ही चलता है, तो इसको कोई आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लगेगा, जो भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम कोर्ट लेगा, दैट विल बी फॉर अ जस्ट एंड अ वाइज वर्डिक्ट। अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी बाय कर रहा है Right. या सेल कर रहा है, तो Right. उस टाइम पे हमें कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए, उनका ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप लैंड विजिट करिए, ओके, ठीक है, इन पर्सन, व्हेन यू आर स्पेंडिंग दैट अमाउंट, ओके। तो आपको लैंड विजिट करिए, उसको वेरीफाई करवाइए रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से, है ना, लोकल लैंड अथॉरिटी ऑफिस से, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको मतलब आप उसे अपने ऑनलाइन भी अपने बिहाफ पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर ई भूमि और भू लेख, भू लेख, दीज आर द सेम वेबसाइट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सारे अपलोडेड हैं, आप अपने जो भी खसरा संख्या है या जो भी आपका पर्टिकुलर एड्रेस है जिस भी लोकेलिटी में आता है, वो सब डिटेल्स डाल के आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में या उसके ओनर्स के बारे में सब डिटेल्स ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मतलब पहले जब आप रजिस्टर करवा रहे हैं इस चीज़ को, तो आप सबसे पहले तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपने कोट किया है अमाउंट, वो आप अपने पास रखवा लें, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर सेल डीड रजिस्टर करवाएं, ओके, ठीक है, सेल डीड रजिस्टर अगर उनके पास सेल डीड नहीं है, वो म्यूटेशन दिखा रहे हैं, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू फूल यू, डोंट फॉल फॉर सच ट्रैप, ठीक है, आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर ओनर हैं, उनसे आप अपने नाम पे सेल डीड ट्रांसफर करवाएं, उसके बाद फिर यूजुअली लोग क्या करते हैं, पावर ऑफ अटर्नी क्यों यूज करते हैं, पावर ऑफ अटर्नी से वो पोजेशन तो ले लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट द राइटफुल ओनर्स, ठीक है, उस चीज़ के लिए आप प्रॉपर सेल डीड करवाएं। लोग ये यूजुअली तभी करते हैं जब टैक्स बचाना होता है उन्हें, ठीक है, टू फॉर ट्राइंग टू सेव टैक्स दे यूजुअली डू दिस, बेसिकली पीपल टेक पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ अटर्नी टू सेव टैक्स, ठीक है, तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए उसका पोजेशन ना लें, बिकॉज यू आर नॉट द राइटफुल ओनर, ठीक है, आप उसमें प्रॉपर अपनी सेल डीड ट्रांसफर करवाइए अपने नाम पे, एंड दैट इज द करेक्ट वे। मैंने एक प्रॉपर्टी सुनी है, लाइक पट्टे की, वो लीज होल्ड बोल सकते हो आप इंग्लिश में, है ना, राइट, बोलते हैं, राइट। तो वो प्रॉपर्टीज खरीदनी चाहिए इंसान को या नहीं खरीदनी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करोगे? देखिए, आजकल फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज यूजुअली नहीं मिलती हैं, ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज वो हो गई जो 80s और 90s की प्रॉपर्टीज हैं। अब जो प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे आप अपार्टमेंट्स देख लो, फ्लैट्स देख लो, ठीक है, ये सब 99 ईयर्स के लीज पे ही आता है, पट्टे की प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो वो 99 ईयर्स की लीज पे ही आता है, एंड आफ्टर 99 ईयर्स यू हैव टू अगेन पे द सेम अमाउंट और वट एवर द अमाउंट इज कोटेड देन टू ओन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। वो अगर आपको प्रॉपर्टी ओन करनी है, आपको 99 साल बाद फिर से उतना ही सम, या जो भी सम उस समय गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा या उस पर्टिकुलर बिल्डर ने डिसाइड किया होगा, वो आपको देना पड़ेगा, एंड दिस इज ऑल गवर्न्ड बाय द डेवलपमेंट अथॉरिटीज। बेसिकली अगर ऑथराइज्ड एरिया है तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज ही इसको कवर करती हैं। सो गाइज, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आज का एपिसोड काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा, एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा।
सो स्पेशल थैंक्स टू एडवोकेट तोषित शर्मा जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। अगर दोस्तों आपका कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप उसे नीचे ज़रूर कमेंट करें एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले एपिसोड के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।